खुशामदीद, सुस्वागतम, वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। मैं अन्नू कपूर आप सभी साहिबान का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं भोपाल के 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो से आप सबसे मुखातिब हूँ और आप सब सुनने वालों को एक बार फिर सलाम करता हूँ। उन लोगों को जो रेडियो पर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और उनको भी जो स्टूडियो में मौजूद है। तो ख़वातीन और हज़रात, आज जिस साल का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये साल थोड़ी सी दुर्लभ घटनाएं हो गई थी। इस साल हिंदुस्तान में इमरजेंसी लग गई थी। अच्छा, इमरजेंसी तो है ठीक है, लेकिन प्रजातंत्र में जब इमरजेंसी लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये साल वो साल भी था जब सैटेलाइट आर्यभट्ट को स्पेस में, अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये वही साल था जब श्रीदेवी ने अपना डेब्यू किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। वो पहली बार फिल्म में आई थी। फिल्म का नाम था जूली। तो आज चर्चा करेंगे हम 1975 की इंपॉर्टेंट फिल्म, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म। बोलिए शोले। शोले। इस फिल्म को डायरेक्ट किया रमेश सिप्पी ने, प्रोड्यूस किया उनके फादर जीपी सिप्पी साहब ने। फिल्म की कहानी सलीम जावेद, फिल्म का म्यूजिक आर डी बर्मन और लिरिक्स आनंद बख्शी। फिल्म के कलाकार संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन हो गई थी तब तक वो, हेमा मालिनी, सचिन एंड न्यू कमर कॉल अमजद। जोरदार तालियां अमजद भाई की याद में। अपने आप में ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती है। कुछ डायलॉग तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज के बच्चे, आप 25 वो साल गए, 38 साल पहले बनी थी ये फिल्म, लेकिन डायलॉग तो अभी भी याद होंगे। बता सकते हैं डायलॉग? बसंती तुम्हारा नाम क्या है? क्या बात है आशीष जी, क्या बात है। और आप बता, इस फिल्म के डायलॉग, ये वो फिल्म थी जिसके डायलॉग के ऊपर पूरा एलपी रिकॉर्ड बन गया था। जी, हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। जी जी। कितने आदमी थे? अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे। ये फिल्म कल्ट फिल्म बन गई है। रिपीट वैल्यू आज भी है। डायलॉग लोगों को आज भी याद है। इस फिल्म में मेन एंटेगनिस्ट जो है, विलन जिसे आप बोलते हैं, अमजद खान ने। लेकिन जनाब, इस रोल के लिए पहले साइन किया गया था डैनी डेंगजोंगपा को, और उनको जीपीसीपी प्रोडक्शन ने 5,000 रुपए एडवांस दे भी दिए थे। लेकिन डैनी डेंगजोंगपा उन दिनों धर्मात्मा फिल्म कर रहे थे फिरोज खान की, उसमें बिजी थे। डेट्स को लेकर ऐसा मसला अटका और रमेश सिप्पी जल्दी से फिल्म शुरू करना चाहते थे। रमेश सिप्पी एडजस्ट करने के मूड में नहीं थे। अब तलाश शुरू हुई गब्बर सिंह की। सलीम जावेद ने एक प्ले में एक एक्टर को काम करते हुए देखा था। पता चला ये जैन साहब का लड़का है। अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि भाई दाढ़ी वाढ़ी मत बनाना और आके मिल लेना। अमजद खान आके मिले रमेश सिप्पी से, बढ़ी हुई दाढ़ी थी, फोटो खींचे गए और बात जच गई और जम गई और अमजद खान को मिल गई शोले। इस फिल्म में एक डायलॉग था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, याद है ना? रमेश सिप्पी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सचमुच इस डायलॉग के वक्त पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता था। दरअसल लोग एक एक डायलॉग बड़े ध्यान से सुनते थे। यहां तक कि इंटरवल होने पर भी लोग अपनी सीट छोड़कर नहीं जाते थे। एक फिल्म थिएटर के मालिक ने कहा कि आपकी फिल्म साहब हिट है। तो सिप्पी जी ने पूछा, क्या कह रहे हो? ऑडियंस ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, वो तो चुपचाप फिल्म देख रही है। तो थिएटर मालिक ने कहा, आप चुपचाप की बात कर रहे हैं, पब्लिक तो एकदम सीट से चिपक के बैठी है। साहब, हमारी कैंटीन में तो कुछ बिक नहीं रहा है, ना कोल्ड ड्रिंक्स, ना चिप्स, ना समोसा, ना कचौड़ी। लोग इस डर के मारे इंटरवल में भी कैंटीन से बाहर नहीं जाते कि कहीं पिक्चर शुरू नहीं हो जाए। ये आलम था इसकी दीवानगी लोगों की। असरानी जी का छोटा सा कैरेक्टर था, हम पुराने जमाने के जेलर हैं, आहा, ये डायलॉग बोलते हैं। आज भी ये डायलॉग मशहूर है। इस फिल्म की खासियत ये थी कि ये इस कदर मशहूर हो गई थी, इस फिल्म के छोटे छोटे सारे किरदार लोगों को आज तक याद हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी फिल्म के कैरेक्टर आर्टिस्ट और उनके नाम तब से लेकर आज तक लोगों को याद हो। तो एक बहुत ही बेहतरीन हिंदी कमर्शियल पावरफुल स्क्रिप्ट सलीम जावेद ने लिखी शोले की। बात चलिए शोले, अभी तक की बहुत प्रोमिनेंट फिल्म है ये। इस फिल्म में कहीं भी हेमा मालिनी और संजीव कुमार का कोई सीन साथ नहीं है।
ऐसा सुना जाता है कि सीता गीता फिल्म के दौरान थोड़ा सा हरी भाई को, महान एक्टर को, चक्कर आ गए थे हेमा मालिनी को देखकर। अच्छा ठीक है, बात आगे भी बढ़ गई थी, लेकिन वहां रिफ्यूजल हो गया, जिसकी वजह से दोनों में बातचीत बंद हो गई थी। इस वजह से इतनी बातचीत बंद हो गई, मामला इतना बढ़ गया था कि इन्होंने कहा एक भी फिल्म में सीन जो है साथ नहीं करेंगे। आप गौरतलब फरमाइएगा, शोले को फिल्म फेयर अवार्ड की 9 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला, मगर अवार्ड सिर्फ बेस्ट एडिटिंग के लिए MS शिंदे को दिया गया। इस फिल्म को BBC इंडिया ने 1999 में फिल्म ऑफ द मिलेनियम के खिताब से भी नवाजा। जंजीर, शक्ति, दीवार, शान, शोले, मिस्टर इंडिया जैसे हिट फिल्म देने वाले कहानीकार, राइटर्स सलीम और जावेद क्यों एक झटके से अलग हो गए? कैसे टूटा ये रिश्ता? किसने तोड़ा? बताऊंगा वापस आकर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1975 चर्चा में है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में। मैं अन्नू कपूर भोपाल के स्टूडियो से आप सबसे मुखातिब हूँ। 1975 की एक फिल्म दीवार, इस फिल्म को डायरेक्ट किया यश चोपड़ा ने, प्रोड्यूस किया गुलशन राय जी से। म्यूजिक बाय R.D. बर्मन एंड लिरिक्स बाय साहिर लुधियानवी। अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, शशि कपूर, नीतू सिंह एंड निरूपा रॉय। आप ताज्जुब करेंगे कि इस फिल्म की ओरिजिनल कास्ट जो सोची जाती है कि भाई मैंने इस एक्टर को लेके कंसीव किया है ये रोल, पहले कास्ट किया जा रहा था राजेश खन्ना और नवीन निश्चल को। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं राजेश खन्ना और नवीन निश्चल दीवार में, लेकिन फिल्म वाले जो करें वो कम है। मगर सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को लेने के लिए जोर दिया है। सलीम जावेद की ख़ास बात ये भी थी कि वो उस ज़माने में कमर्शियल सेटअप के अंदर अच्छा काम करते थे। उनको पता था कि इसका पैकेजिंग कैसे करना है, किस तरह से चीज़ आगे बढ़ानी, कैसे रोल को कंसीव करना है, इमेज कैसे करना है, क्या स्टाइल फिट बैठेगा। तो इस बात का उन्होंने बहुत ख्याल रखते थे उस ज़माने के अंदर। और निरूपा रॉय के रोल के लिए पहले साइन किया जा रहा था वैजंती माला को, लेकिन वैजंती माला ने माँ का रोल करने से मना कर दिया, तो फिर मदर के रोल के लिए साइन किया गया निरूपा रॉय को। बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। जंजीर बन चुकी थी, धूम मचा चुके थे और बहुत सी फिल्में उन्होंने साथ की। 80 के दशक तक दोनों ने मिलकर काम किया और सुपर डुपर हिट फिल्में दी उन्होंने। इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री के टॉप राइटर्स इन दोनों डुओ के आने से पहले, सलीम जावेद के आने से पहले 40,000 रुपए लेते थे। इन्होंने पूरा मार्केट ही कहां से कहां पहुंचा दिया। 5-5 लाख, 8-8 लाख रुपया लेने लगे एक फिल्म करने का। सालों पुराना ये रिश्ता कैसे पल भर में टूट गया, मैं आज आपको बताता हूं। मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं वो बात खुद सलीम खान साहब ने कही है। हुआ यूं कि सलीम जी जावेद जी के घर शाम को बैठे काम कर रहे थे। अचानक जावेद ने सलीम से कहा, मैं अलग होना चाहता हूं। सलीम 2 मिनट के लिए तो सकते में आ गए, खामोश हो गए और फिर बोले कि भाई जाहिर है कि बात आपने कुछ 5 मिनट पहले तो नहीं सोची होगी। तो जावेद ने कहा, नहीं, मैं कुछ अरसे से सोच रहा था अलग काम करने की। तो सलीम चुपचाप वहां से उठे, उनसे हाथ मिलाया और बाहर खड़ी गाड़ी में वापस जाने लगे। उनके पीछे पीछे जावेद उन्हें बाहर तक छोड़ने आया और उनके कंधे पर हाथ भी रखा। सलीम ने कहा, मैं ठीक हूं, खुद को संभाल सकता हूं, और वो चले गए। घर आकर सलीम साहब ने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। वो ड्रिंक ले रहे थे कि उसी वक्त हेलन का फोन आया कि मेरी मां बहुत बीमार है, आप उन्हें देखने चले आए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो हेलन जी की मदर गुजर चुकी थी। सलीम खान का पूरा दिन वो क्रियाकर्म, जो भी फ्यूनरल होता है, उसकी रस्में निभाने में गुजर गया। मगर फिर भी उन्होंने जावेद और अपनी बात किसी को बताई नहीं। अगले दिन सुबह से ही सलीम साहब को फोन आने लगे कि क्या ये सच है कि आप और जावेद अलग हो गए।
ये सुनकर सलीम खान हैरान हो गए। उन्होंने जावेद को फोन किया और पूछा कि क्या आपने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अब हम साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि सलीम खान साहब ने तो किसी को बताया ही नहीं था। जावेद ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हाँ लेकिन मेरे कुछ दोस्तों को पहले से मालूम था, शायद उनमें से किसी ने यह बात लीक कर दी होगी। सलीम खान कहते हैं कि आज तक वो नहीं समझ पाए कि जावेद ने अचानक ऐसा क्यों किया। कभी कभी उन्हें लगता है कि शायद अलग होने की वजह यह थी कि उन्हें गाने लिखने थे और उन्होंने इसके लिए मुझे ऑफर भी दिया कि गानों में हम दोनों का नाम आएगा, क्रेडिट हम दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि इस कमरे में हम जो काम करते हैं मुझे मालूम है मेरा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है और आपको भी मालूम है, और रही बात गाने की तो उसे मेरा कहीं दूर दूर तक वास्ता भी नहीं है। मैं सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर हूं, स्क्रिप्ट ही लिख सकता हूं, गाने नहीं, और जो चीज मैं लिखूंगा नहीं उसका क्रेडिट कैसे ले सकता हूं। इस डिस्कशन के बाद वो दोनों अलग हो गए और कई वक्त तक आपस में बातचीत भी नहीं की। क्या फ्रेम ऑफ माइंड था जिसकी वजह से जावेद अख्तर ने अपने पार्टनर को इतने साल के, जिन्होंने सक्सेसफुल करियर को इस तरह से अलगाव के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। बहरहाल बात चलिए सलीम जावेद की और 1975 की दीवार की। दीवार को 1975 के फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर यश चोपड़ा को अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला शशि कपूर को, बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर का अवार्ड मिला सलीम जावेद को, बेस्ट डायलॉग सलीम जावेद को, बेस्ट स्क्रीन प्ले सलीम जावेद को। तो 3 अवार्ड मिले हैं लोगों को। वापस आकर बात करेंगे उस फिल्म की जो हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी जिसे शूट किया गया अफगानिस्तान में, और इसी फिल्म में हीरोइन के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए थे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल घराने की बहू ने। ये फिल्म कौन सी थी और कौन थी वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर? 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 Big FM. 1975 की बात हो रही है। 1975 की रिलीज फिल्म है धर्मात्मा, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय फिरोज खान। कहानी लिखी कौशल भारती ने, फिल्म का म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी भाई ने, और गीत लिखे इंदिवर जी ने। फिरोज खान, हेमा मालिनी, रेखा एंड प्रेमनाथ। इस फिल्म का टाइटल रोल आधारित था रियल लाइफ के एक मटका किंग रतन खत्री पे। फिरोज खान ने इस फिल्म को बनाने से पहले रतन खत्री के साथ बैठकर जुए के बिजनेस को समझने की कोशिश की थी। समझा तब जाके इसे फिल्म में दर्शाया गया, ये माफिया जो पूरा कैसा चलता है। जब फिरोज खान धर्मात्मा बना रहे थे तो उन्हें रेशमा के कैरेक्टर के लिए जाहिर एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी, और खूबसूरती के नाम पर उनको एक ही नाम जहन में आया, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को फिरोज खान प्यार से बेबी बुलाया करते थे। बेबी से मिले और रेशमा का रोल ऑफर कर दिया। बात ये साफ कह दी कि रोल छोटा है। हेमा मालिनी की मां नहीं चाहती थी कि वो इतने छोटे से रोल के लिए यस करें, वो चाहे रोल कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो। हेमा मालिनी ना कहती उससे पहले ही फिरोज खान ने कहा, बेबी तुम मुझे ना नहीं कह सकती। इस ना तुम कह नहीं सकते। अपनापन था, और अपनेपन में रिश्तों को निभाने के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो हेमा मालिनी ने हाँ कह दी, और धर्मात्मा की शूटिंग के लिए डेट आने पर वो अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। फिरोज खान के दिल में अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था। असल में उनके पुरखे वहीं के रहने वाले थे, और वहाँ की फिल्में भी उतनी ही ग्लैमरस हुआ करती थी। रिच कैनवस, ग्लैमर, कॉस्ट्यूम्स उनकी फिल्मों की सबसे ख़ास बात हुआ करती थी। इसीलिए वो चाहते थे कि हेमा एक अफगानी लड़की होने के बावजूद सबसे ज़्यादा ग्लैमरस लुक में दिखे। इसीलिए उन्होंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त, लीडिंग बिजनेस वुमन और फैशन आइकन परमेश्वर गोदरेज को याद किया। परमेश्वर गोदरेज की जो मालकिन है ना, आदि गोदरेज की जो मिसेज हैं, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हेमा की कॉस्ट्यूम डिजाइन करें। पहले तो परमेश्वर समझ नहीं पाई। ये पहला मौका था
परमेश्वर के लिए जब उन्हें किसी फिल्म के लिए ड्रेसेस कॉस्ट्यूम डिजाइन करने थे। ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई। धर्मात्मा वो कौन सी हिंदी फिल्म थी जिसमें पहली बार एक अंग्रेजी गाना सुनाई पड़ा? जूली। और ये अंग्रेजी गाना लिखने वाले गीतकार कौन थे? ये वही थे जिनका डिवोर्स हिंदुस्तान का पहला लीगल डिवोर्स था। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 Big FM. हमारी ऑडियंस में से जूली का नाम तो बोल दिया है। जूली फिल्म थी वो, डेफिनेटली, बिल्कुल सही आपने कहा। इसे डायरेक्ट किया था के.एस. सेतु माधवन ने और प्रोड्यूस किया बी नागी रेड्डी ने। इस फिल्म की कहानी, डायलॉग, स्क्रीन प्ले लिखा इंदरराज आनंद। चक्रपाणी जी ने स्क्रीन अडेप्टेशन किया। इस फिल्म का संगीत दिया था राजेश रोशन ने। फिल्म के गीत आनंद बख्शी और हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने लिखे थे। फिल्म के कलाकार लक्ष्मी नादरा और श्रीदेवी यहीं से एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने डेब्यू किया था फिल्म जूली से। इस फिल्म के संगीतकार राजेश रोशन को फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म में पहली बार इंग्लिश का एक गीत बनाया गया। प्रीति सागर ने यह गीत गाया था। यहीं से एक्चुअली उनकी पहचान बनी, पसंद भी आया लोगों को। इस फिल्म के गीतकार हृदयनाथ चट्टोपाध्याय इंग्लिश के एक बहुत बड़े पोइट थे, एक्टर थे और विजयवाड़ा से फर्स्ट लोकसभा के मेंबर भी थे और थे सरोजनी नायडू जी के छोटे भाई। 1973 में हृदयनाथ जी को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उनका एक गाना रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 अशोक कुमार जी का गाया हुआ बच्चों में बहुत लोकप्रिय हुआ। जी, इन्होंने बावर्ची फिल्म में जया भादुड़ी के दादा का रोल भी अदा किया है। इसके अलावा और कई फिल्में एज एन एक्टर की, साहब बीबी और गुलाम, तीन देवियां, तेरे घर के सामने, रात और दिन, आशीर्वाद एक्सेट्रा। 1919 में इनकी शादी हुई थी कमला देवी के साथ। ये कमला देवी की दूसरी शादी थी। कमला देवी की पहली शादी हुई थी 1917 में, लेकिन उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो विडो हो गई थी। 1999 में हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से शादी हुई। घर के लोग बहुत अगेंस्ट थे उस जमाने में, क्योंकि विडो कैसे वापस रीसेटल हो सकती है, वापस कैसे उसकी शादी हो सकती है। लेकिन ये दोनों के दोनों लोग आज़ादी के मूवमेंट्स जुड़े हुए थे, बापू के आह्वान के साथ थे। और कमला देवी चट्टोपाध्याय वो पहली भारतीय महिला थी जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में रख दिया था और इन्होंने 1 साल तक ब्रिटिश सरकार की जेलों की यातनाएं सही थीं। 1917 में इनकी शादी हुई थी कमला देवी चट्टोपाध्याय जी की पहली। इन्होंने शादी की हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से 1919 में। दोनों बहुत पढ़े लिखे थे, हाईली एजुकेटेड थे, फ्रीडम मूवमेंट में ज्वाइन थे। एक पॉइंट के ऊपर जब हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय लंदन चले गए थे तो कमला देवी भी उनके पीछे पीछे आ गई। लेकिन ईगोज, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और अनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, क्या अनकम्पैटिबिलिटी थी हमारे पास इस बात का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों तलाक ले लेंगे। एक इनकी संतान है। वो क्या वजूहात थी, वो क्या हालत थे जिनकी वजह से दोनों के बीच में डिवोर्स हुआ, मामला कोर्ट तक गया और ये हमारे देश का पहला डिवोर्स केस था जिसे कोर्ट ने मंजूर किया। बात चल रही है जूली की। ये फिल्म मलयालम हिट फिल्म की रीमेक थी जो 1974 में रिलीज हुई थी। इसी साल जूली फिल्म तेलुगु में भी बनी। फिल्म का नाम था मिस जूली प्रेम कथा और 2006 में भी इस फिल्म का रीमेक कन्नड़ा में किया गया। बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जिसने अपनी होने वाली सास से मिलने से पहले पूरी रात एयरपोर्ट से लेकर अपने घर तक के बीच जितने भी पोस्टर लगे थे उनके फिल्म के, वो सब के सब उतरवा दिए। सुनते रहे आप सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 Big FM. स्टार्ट करते हैं पोस्टर वाली कहानी।
इस कहानी में हीरोइन है शर्मिला टैगोर और उनके होने वाले मियाँ हैं नवाब मंसूर अली खान पटौदी। शर्मिला टैगोर कैसे मिली पटौदी से? एक बार शर्मिला अपनी एक फिल्म के प्रीमियर के लिए दिल्ली गई हुई थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात टाइगर पटौदी से हुई। पटौदी उनके फैन थे और इस मुलाकात के बाद उन्हें शर्मिला से हो गया प्यार और उन्होंने शादी का प्रस्ताव शर्मिला से कर दिया। शर्मिला ने मना कर दिया और वापस बंबई लौट आई। लेकिन शेर शेर होता है पटौदी कब नहीं थे। वो शर्मिला को जो फूल भेजा करते थे, जब उन्हें पता चला कि ठंडी चीजें पसंद है शर्मिला टैगोर को, तो उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर तोहफे में भिजवा दिया। और इस रेफ्रिजरेटर की ठंड से शायद शर्मिला जो थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, उन्होंने पटौदी साहब को सीरियस लेना शुरू कर दिया। इस तरह धीरे धीरे शर्मिला जी के मन में भी टाइगर के लिए प्यार पनपने लगा और उन्होंने फाइनली शादी के लिए हाँ कह दिया। जब पटौदी जी ने अपनी माँ से कहा कि मैं शर्मिला से शादी करना चाहता हूं, तो उनकी अम्मी ने कहा कि भाई मैं मिलना चाहती हूँ तुम जिससे शादी करना चाहते हो। तो पटौदी जी ने शर्मिला को बताया कि मैं अम्मा को लेकर बंबई आ रहा हूं तुमसे मिलवाने। शर्मिला जी घबरा गई, क्योंकि वही दौर था जब उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसमें उन्होंने बहुत बोल्ड सीन किए थे। मतलब जमाना अलग था यार, वो तरह बिकनी पहन लिया तो उनको लगता था बोल्ड है। आई एम श्योर शर्मिला टैगोर जी अगर आप सुन रही होंगी तो बोल्ड तो आज की सनी लियोन है बोल्ड तो उसे बोलते हैं। आप तो इतनी अच्छे घर की थी कि वो जमाना बिल्कुल अलग था, मर्यादा संस्कार में थे कि आपने बिकनी पहन लिया तो क्रांतिकारी हो गई। और इस फिल्म के पोस्टर्स पूरे बंबई में लगे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इस धर्म संकट से कैसे बचा जाए। उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा रास्ते में ही उन होने वाली बहू के पोस्टर देख लें और शर्मिला के घर पहुंचने से पहले ही बेटे से बोले कि रिटर्न फ्लाइट करवा दे और मामला पैकअप हो जाए। तब उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि एयरपोर्ट से लेकर मेरे घर तक इस पर्टिकुलर फिल्म के जितने भी पोस्टर लगे हैं वो सब के सब तुम्हें आज रात उतरवाने हैं। ड्राइवर ने कांटेक्ट किया होगा। ये स्टार्स के जो ड्राइवर होते हैं ना भैया, उनके हाथ कानून के हाथ से भी ज्यादा लंबे होते हैं। सारी रात किसी तरह से मैनेज किया उनके ड्राइवर ने। पोस्टर उतर गए, इमेज साफ हो गई। बेटे के साथ अम्मा ने बंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया, गाड़ी में बैठी, होने वाली बहू से मिलने गई। बहू पसंद आ गई, बेटे को पहले ही पसंद थी। शादी के लिए हाँ कह दी, शादी करके आयशा बेगम हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर से चर्चा करूंगा उस फिल्म की जिसने हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल को तकरीबन मंदिर सा बना दिया था। लोग सिनेमा हॉल्स के बाहर जूते चप्पल निकाल कर अंदर प्रवेश करते थे। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 Big FM. तो जनाब 1975 चर्चा में रहा ये साल। भोपाल के स्टूडियो से मैं अन्नू कपूर आपसे मुखातिब हूँ। चर्चा करेंगे सिनेमा हॉल के बाहर चप्पल उतार दिया करते, चप्पल जूते, और बिल्कुल पूरी श्रद्धा अकीदत के साथ सिनेमा हॉल नहीं हो जैसे मंदिर समझ के जाया करते थे। वो फिल्म कौन सी थी आप बताइए? वो फिल्म थी जय संतोषी माँ। बिल्कुल साहब, जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ उस फिल्म का नाम था। डायरेक्ट किया था विज शर्मा ने, प्रोड्यूस किया था संतराम वोहरा ने। इस फिल्म का संगीत दिया सी अर्जुन ने। फिल्म के कलाकार थे कानन कौशल, भारत भूषण, आशीष कुमार, अनीता गुहा। अनीता गुहा जी ने संतोषी माता का रोल किया था। हमारे यहाँ तो क्या है कि जो रियल लाइफ है ना, उसको रियल लाइफ समझ के हिंदुस्तानी पूजने लगते हैं। बाय गॉड, थिएटर में संतोषी माता की मूर्ति स्थापित की गई। फिल्म शुरू होने से पहले माता जी की पूजा होने लगी, आरती की जाने लगी, प्रसाद चढ़ाया करते थे, बांटा करते थे, पैसे चढ़ा जाते थे। ये सब करने के बाद पूरा कर्म कांड करने के बाद फिल्म शुरू होती थी। संतोषी माता थी, वो पूजी जाने लगी थी अनीता गुहा जी, और मेन रोल किया था कानन कौशल ने। वो जो सफ़र करती है, वो भाइयों की जो बहू होती है। बहुत सारे अवार्ड्स भी इस फिल्म को मिले इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से। और ये फिल्म 1975 में जब रिलीज़ हुई थी,
तब टोटल बिजनेस इसने किया होगा तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ रुपए का, लेकिन फिल्म बनी थी केवल 5 लाख रुपए में। और अनु जी, उषा जी के साथ एक प्रोग्राम में जाने का मौका मिला तो वो भी कह रही थी कि जय संतोषी माँ फिल्म से मुझे भी बहुत ब्रेक मिला, और फिल्मों के बाहर बाद में लोगों ने पैसे के मतलब दान के संतोषी माता के नाम के डब्बे रख दिए थे और वो डब्बे फुल हो जाते थे। ये उषा जी ने एक प्रोग्राम में मेरे साथ जिक्र किया। बिल्कुल सही बोल रही थी उषा दीदी, बिल्कुल सही बोल रही थी। BFJA अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर हिंदी सेक्शन उषा मंगेशकर। फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर उषा दीदी को ही मिला। एक अवार्ड मिला था बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए प्रदीप जी को, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, गाने के लिए। 1975 की चर्चा कर रहे हैं। इसी साल आई थी फिल्म आंधी, म्यूजिक बाय RD बर्मन और गीत लिखे थे गुलजार ने। फिल्म को डायरेक्ट किया गुलजार साहब ने। फिल्म की कहानी गुलजार साहब के साथ भूषण बनमाली जी ने भी लिखी थी। इमरजेंसी के टाइम पे इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। रातों रात फिल्म थिएटर से उतार दी गई। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त गुलजार साहब मॉस्को में थे, फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रहे थे जहां इस फिल्म को भी दिखाया जाना था। वहीं पर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला कि उनकी फिल्म आंधी बैन कर दी गई है और मॉस्को में भी ये फिल्म नहीं दिखा सकते। अगले ही दिन न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे खबर छपी कि आंधी फिल्म को बैन कर दिया गया है क्योंकि ये फिल्म इंदिरा गांधी की बायोग्राफी पर आधारित है, इंदिरा गांधी के जीवन के ऊपर आधारित थी। गुलजार साहब तुरंत ही लौटकर बंबई आए। उन्होंने ये बताने की काफ़ी कोशिश की कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इंदिरा गांधी के जीवन से रिलेटेड है। 1975 की फिल्म रफू चक्कर आई थी। कल्याण जी आनंद जी भाई का म्यूजिक था। ऋषि कपूर नीतू सिंह स्टारर फिल्म थी। ये फिल्म बेस्ड थी इंग्लिश फिल्म सम लाइक इट हॉट, उसके ऊपर आधारित थी। गाने चले। इस फिल्म में राजेंद्रनाथ और पेंटल के बीच में सेम सेक्स लव को भी बताया गया कॉमेडी के रूप में, जो और खतरनाक बात है। फिल्में तो बहुत आई हैं। फरार फिल्म आई है, मिली आई है, जमीर आई है, सुनहरा संसार का एक गाना बहुत अच्छा है, अच्छी फिल्में बनी, गीत भी अच्छे बने। तो ये लेखा जोखा 1975 का रहा। मैं 1975 में जो सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर जो फिल्में रही हैं वो शोले एक एंड पे और दूसरी जय संतोषी माँ। लेखा जोखा अगर बोलूं तो समय हो गया है चलने का। जाना इसलिए है कि अगर सांसें बाकी रहीं तो फिर एक बार आपके सामने हाजिर होने का मौका मिल सके। आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।